आसिफ अली जरदारी कब और कैसे सियासत में आए? मुर्तजा भुट्टो का कत्ल कैसे करवाया? बेनजीर का कत्ल किसने और क्यों करवाया? सदर से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तक जरदारी ने कब नून लीग को मुआवनत वहां पहुंचाई? इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जरदारी ने कब पेश की? जरदारी के आने वाले वक्त में हिकमत अमली क्या हो सकती है? कब क्या हुआ, कैसे हुआ, जानिए खबर टाइम पर। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, एक सिंधी बलोच सियासतदान और जुल्फिकार अली भुट्टो के इब्तदाई सियासी साथियों में शामिल हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। आसिफ अली जरदारी जुलाई 1955 में पैदा हुए। उनके वालिद का सिंध जिम्मेदारी के साथ कराची में भी कारोबार और सिनेमा घर था। आसिफ अली जरदारी की इब्तदाई तालीम भी LK एडवानी, मोहम्मद खान जुनेजो, शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की तरह सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में हुई, जिसके बाद उन्होंने दादो में कायम कैडेट कॉलेज पटारो से 1974 में इंटरमीडिएट किया। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस नामी किसी इदारे में भी दाखिला लिया, ताहम उन्होंने अपने ग्रेजुएट होने की कभी तस्दीक नहीं की। आसिफ अली जरदारी अवाइल उम्र से ही यारों के यार शख्सियत के हामिल के तौर पर कराची के मतमूल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में शौकीन मिजाज कमसिन आसिफ ने फिल्म साज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। फिल्म के हीरो हनीफ और हीरोइन सोफिया थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। सियासत से आसिफ अली जरदारी का सन 80 के वस्त तक दूर तक वास्ता नहीं था। 1950 के जमाने में आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला गौस अली शाह के एक वजीर सैयद कोडल शाह के मशवरे से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी हाथ डाला, लेकिन इस शोबे में आसिफ अली जरदारी सिर्फ 2-2.5 बरस ही मुतहरिक रहे। 1987 आसिफ अली जरदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था, जब उनकी सौतेली वालिदा टिम्मी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो के साथ आसिफ का रिश्ता तय कर दिया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकरीब में शुमार होती है, जिसका इस्तकबालिया अमीर तरीन इलाके क्लिफ्टन के साथ साथ गरीब तरीन इलाके लियारी के ककरी ग्राउंड में भी मुनक्किद हुआ और उम्रा के शाना बशाना हजारों आम लोगों ने भी शिरकत की। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आई तो आसिफ अली जरदारी भी वजीर आज़म हाउस मुंतकिल हो गए और उनकी सियासी जिंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकन कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरान वजीर आज़म मीर बलक शेर मजारी की काबीना में वजीर बने। फिर बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकन कौमी असम्बली और वजीर माहौलियात और सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन रहे। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ अली जरदारी का नाम मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में भी आया और अक्सर लोगों का ख्याल है कि मुर्तजा भुट्टो को कत्ल भी जरदारी नहीं करवाया। नवाज शरीफ हुकूमत के दूसरे दौर में इन पर स्टील मिल के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस निजाम अहमद के कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने स्विस कंपनी SGS दुबई की ARY गोल्ड कंपनी से सोने की दरामद, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों की खरीदारी और फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया में रॉकवुड स्टेट खरीदने, स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद केसेस बनाए गए। इस तरह की फहरिस्तें भी जारी हुई कि आसिफ अली जरदारी ने हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में कई हजार एकड़ कीमती ज़रूरी और कमर्शियल अराजी खरीदी। 6 शुगर मिलों में हिस्से लिए, बरतानिया में 9, अमेरिका में 9, बेल्जियम और फ्रांस में 2 और दुबई में कई प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ नामों से सरमायाकारी की, जबकि अपनी पुरस्रार दौलत को छुपाने के लिए समंदर पार को 24 फ्रंट कंपनियां तश्कील दी। इस दौरान में उन्होंने तकरीबन 10 साल कैद में काटे और 2004 में सारे मुकदमात में बरी हो गए। आसिफ अली जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में रहे। 10 अक्टूबर 1990 बरोज बुध पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दोबारा गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। जेल में भी आसिफ अली जरदारी मरकज़े तवज्जो थे। बेनजीर के 2007 में कत्ल के बाद जिला वतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आए और पीपल्स पार्टी का बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शरीक कायद का ओहदा संभाला। आसिफ अली जरदारी ने सदर बनते ही अपने असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने ऊपर कायम तमाम मुकदमात रफ्ता रफ्ता खत्म करवाते चले गए। इनके मुकदमात खत्म करवाने में
में साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर का बड़ा हाथ था। यही वजह थी कि वो इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश रही कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने ओहदे पर कभी बहाल न हो। जनवरी 2010 में कौमी एहतसाब दफ्तर ने पसे पर्दा जरदारी के लिए काम करने वाले नासिर खान की इस्लामाबाद में 2460 कनाल जमीन को सरकारी सुपुर्दगी में लेने का हुक्म दिया। बेनजीर के कत्ल की वजह से मुल्क भर में भौचाल आ गया था। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया तो कई बहरान दम तोड़ना शुरू हो गए और मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इख्तियार संभाला और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। इस अरसे में जरदारी ने पार्लियामान को मजबूत किया और सियासी निजाम को मुअत्तल होने से बचाया। आखिरकार मई सन 2013 में जरदारी इंतखाबात की सूरत में इख्तियार एक सियासी जमात से दूसरी जमात को मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। आसिफ अली जरदारी को दौर हुकूमत का अहम तरीन कारनामा 15 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम का पार्लियामान से मुतफिका तौर पर मंजूर होना था, मगर इनके दौर हुकूमत का असल कारनामा जमहूरी अमल का 5 साल पूरे करना था। अगरचे वजीर आजम उस वक्त अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके थे। मई 2011 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में मेमो गेट की सूरत में एक बड़े बहरान ने जन्म लिया। इस बहरान में शिद्दत मियां नवाज शरीफ की जानिब से उस वक्त पैदा की गई जब वो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों वाला कोट पहन कर पहुँच गए। अलबत्ता मार्च 2018 में मियां नवाज शरीफ ने अपनी गलती को तस्लीम किया और कहा कि जब जरदारी पर मेमो गेट बना था तो उस वक्त मुझे साथ नहीं देना चाहिए था। मेमो गेट मई 2011 में आया। ठीक 2 साल बाद मई 2013 में इंतखाबात हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी समेटी। इंतखाबात के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्जाम लगाया और 4 हलके खोलने का मुतालबा किया, मगर जरदारी इन इंतखाबात पर अपने तहफुजात का इजहार करके आगे बढ़ गए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया नहीं दिया, बल्कि मुफाहमत पर मबनी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे। 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दे दिया। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत इस बारे में सख्त परेशान थी और पीटीआई से धरना खत्म करने के हवाले से मुज़ाकरात किसी तौर थे कि कामयाब हो नहीं पा रहे थे। ये वो दिन था जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने वजीर आजम से 1 माह में इस्तीफे का मुतालबा किया और अपनी शादी की इत्तला दी। इसी रोज आसिफ अली जरदारी जाती उमरा जा पहुंचे, जहां मियां नवाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में इस अमर पर कि जमहूरियत किसी तौर डीरेल नहीं होने दी जाएगी इत्तफाक हुआ। आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को नरमी और मोहब्बत से हुकूमत चलाने का मशवरा दिया और कहा कि सियासी बहरान में पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। इसी रोज आसिफ जरदारी जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा भी पहुंचे और सराजुल हक से मुलाकात की। बाद ये चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात के लिए भी गए। आसिफ अली जरदारी की इन मुलाकातों ने हुकूमत के लिए ऑक्सीजन का काम किया। 16 जून 2015 की बात है जब पीपल्स पार्टी के अहदेदारों की अहल बर्दारी की तकरीब में जरदारी ने फौज के खिलाफ बाज ऐसी बातें की जिन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी किरदार कशी शुरू की तो न जाने कितने जर्नेलों के नाम आएंगे। आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद की और कहा कि हमें तंग मत करो वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने 3 साल, हमने हमेशा यहाँ रहना है। आसिफ अली जरदारी के सख्त खिताब से मुल्क की सियासत में सनसनी की लहर दौड़ गई। 23 दिसंबर 2016 को बयान के बाद आसिफ अली जरदारी 18 माह की जिला वतनी काट कर वतन वापस लौटे। दुबई से कराची पहुँचकर उन्होंने कहा कि मैं लौट आया हूँ, हमारा जीना मरना तो बस यही है। मैं मायूस नहीं, उम्मीद का पैगाम लाया हूँ। ये बात काबिल इत्मीनान है कि खुदा के फजल मुसल्लह अफवाज की ताकत और अवाम के इत्तेहाद से हमारी सरहदें महफूज हैं। ये आसिफ अली जरदारी का एक नया यू टर्न था। पार्लिमानी सियासत का ऐलान आसिफ अली जरदारी का वो फैसला था जिसके असरात साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कामयाब होने वाली तहरीक अदम एतमाद पर भी बहुत वाज़ेह है। 27 दिसंबर 2016 में बेनजीर की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में यहाँ आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कारकुनों समेत तमाम सियासी जमातों को सरप्राइज दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, मैं और बिलावल आपको सबक सिखाने असम्बली आ रहे हैं।
20 सितंबर 2020 को साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ PDM के नाम से इत्तेहाद तश्कील पाया। ये इत्तेहाद अपने अंदर कई तरह के मसाइल जन्म देने के बावजूद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा करने का बायस बना, मगर इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी का बयानिया ज्यादा मकबूलियत इख्तियार करने से माजूर रहा। लेकिन PDM में जरदारी की सियासी हिकमत अमली PTI हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बनी। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त से दो चार कर दिया। हुकूमत के 10 वोट यूसुफ रजा गिलानी की झोली में आ गिरे। आसिफ अली जरदारी का सियासी दाव काम कर गया और 2018 में कायम होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पहला सियासी धचका लगा। आसिफ अली जरदारी ने PTI की सियासी कमजोरी को भांप लिया, मगर इमरान खान ने इस सियासी धचके से कुछ नहीं सीखा और उन्हें इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर PDM की पार्लिमानी सतह पर बड़ी जीत तस्वुर की जाती है। अप्रैल 2021 में PDM में ही फूट पड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की क़यादत का इसरार था कि अपोजिशन के इत्तेहाद को असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के खिलाफ थी। PDM की बाकी जमातों और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की एक वजह यह भी थी कि दीगर जमातें लॉन्ग मार्च और धरनों पर जोर, जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर सियासत के जरिए तब्दीली पर जोर देती थी। ये पार्लियामान के अंदर रहकर जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का नतीजा है कि इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी छोड़कर सड़कों की सियासत करने पर मजबूर हो गए और ऐसी ही सियासत से पीपल्स पार्टी ने PDM की दीगर जमातों को भी रोका था। 8 मार्च 2022 को साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद जमा करवाई गई। इस रोज आसिफ अली जरदारी का कहना था कि 172 से ज्यादा वोट मिलेंगे। इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के चेहरे पर खुशी और आंखों की चमक ने तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी पर मोहर लगा दी थी। तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी जरदारी के तर्ज सियासत की मरहून मिन्नत करार दी जा सकती है। PTI के मुनहरिफ अराकीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना, MQM और बलोचिस्तान की बाप पार्टी को हम नवाब बनाना, ये सब आसिफ जरदारी की ही कोशिशों का नतीजा था। पंजाब में काफ लीग से जरदारी को बड़ी उम्मीदें थी और काफ लीग भी नून लीग पर नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रही थी। मियां शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात की और जाती उमरा की दावत दी, मगर काफ लीग का वोट इनके पलड़े में ना गिर सका। अगर सिंध और बलोचिस्तान की पार्टियां और आजाद उम्मीदवार जरदारी की कोशिशों के साथ ना खड़े होते तो यकीनी तौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शहबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से बाहर ही बैठे होते। जरदारी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और तैयारी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनवाना है। पाकिस्तान के लिए इलेक्शन 2024 में पीपल्स पार्टी को सिंध और बलोचिस्तान में कामयाबी मिली, जबकि नून लीग वफाक और पंजाब में भरपूर कामयाबी के साथ पहले नंबर पर रही, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी अपनी शराइत के तहत कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिसके तहत मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ वजीर आला पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी सदर और सिंध के वजीर आला कायम अली शाह को बनाया गया। सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है, लिहाजा वहाँ गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे पर तैनात किए जाएंगे। जरदारी का बिलावल को वजीर आजम बनाने का ख्वाब इस बार भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में बुजुर्ग सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने एक बार कहा था कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD करना जरूरी है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने एक मौका पर कहा था कि सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। 9/11 के बाद की पाकिस्तानी सियासत में जिस सियासी हिकमत अमली का मुजाहिरा आसिफ अली जरदारी की जानिब से देखने में आया, कहा जा सकता है कि ये सियासत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मात देना आसान नहीं, और इनके बारे में एक जरदारी सब पे भारी का एक जुमला भी बहुत मशहूर है, जिससे तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तानी अवाम इत्तफाक करते हैं।